सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा वाफिला। मेरी बस चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, लिस्ट लाओ, सर्टिफिकेट दिखाओ। पिछले 3 दिन से इन्हीं शब्दों का आदान प्रदान चलता रहा और मजदूर पैदल चलता रहा। कांग्रेस ने मजदूरों की मदद के लिए 1000 बसों का इंतजाम किया तो राजनीतिक झमेला खड़ा हो गया। ये मेरी बस और ये तेरी बस के बीच मजदूर बेबस ही रह गया। दिन भर जो कुछ हुआ वो हमारी राजनीति के चरित्र पर सवाल उठाता है। वो ये दिखाता है कि सियासत में संवेदनाओं का स्थान कितना नीचा है। कोई मदद करना चाहे तो इसमें बुरा क्या है, ये समझ से परे है। कांग्रेस पार्टी और यूपी सरकार के बीच मजदूरों को पहुंचाने के नाम पर सियासी टकराव ये दिखाता है कि मजदूर हितों की प्राथमिकता की बातें करने वालों की आखिर नीयत कैसी है। ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मजदूरों की कोई नहीं सोच रहा। हाँ, हकीकत यही है कि मजदूरों की कोई नहीं सोच रहा है। दरअसल यहाँ पर चुनाव नजदीक है, दरअसल यहाँ पर अपनी अपनी सियासत को सेकना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर लीजिए, किसी भी नेता की बात कर लीजिए, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं ऐसी नाजुक स्थिति में। जब लाचारी ने अंतहीन सड़क नापने को किया मजबूर, तो बेबसी से सबकी ओर देखने लगा देश का भाग्य विधाता। मजदूरों के सिर पर आया कांग्रेस का हाथ। लेकिन लाचारी के भंवर से निकल नहीं पाया वो मजबूर। फायदे की सियासत ने रोक दिए कदम। इस दर्द की इंतहा नहीं, क्योंकि आज भी बेबस है मजदूर। हम सबकी जिम्मेदारी है इनके प्रति, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें, जिसकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराई। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर जिले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। आखिरकार प्रियंका गांधी को सामने आकर कहना ही पड़ा कि मजदूरों को घर जाने दो, भले ही अपना स्टिकर लगा लो,
लेकिन बसों के पहिए मत थामो। लाचारी की सड़क नापते मजदूरों का दर्द देश देख रहा है। उन लोगों के जीवन को अगर हम सेफगार्ड नहीं कर सकते हैं तो अपना धर्म निभा रहे हैं क्या? और मुझे बड़ा खेद है कि यूपी सरकार बार बार बसों का पहले अलाउ नहीं कर रही है, फिर कहती है इन बसों को आप लखनऊ भेजिए, फिर कहती है बसों का रजिस्ट्रेशन ख़राब है। और हम रोज़ देखते हैं टेलीविज़न में लोग ट्रकों में कंटेनर्स के अंदर छुप छुप कर आ रहे हैं, उनको परमिशन है क्या? तो ये मानवीयता के आधार पर केंद्र सरकार को और विशेष रूप से यूपी सरकार को परमिशन देनी चाहिए। भरतपुर बॉर्डर से राजस्थान के लिए वापस आती ये बसें बताती हैं कि सुविधा, सेवा और सुरक्षा के वादे जो चुनावों में किए जाते हैं वो जीतने के बाद भी सियासत चमकाने के ही काम आते हैं। जो बसें मजदूरों के काम आ सकती थी वो वापस लौट आई। मजदूरों को, श्रमिकों की क्यों नहीं सोचते हैं जो आपकी पूरी इमारत की एक ईंट रखने का काम करते हैं, जो बुनियादी आपकी जरूरत होते हैं, उनको आखिर क्यों इस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है? ये एक बहुत अहम सवाल है और ये अभी शायद कोरोना काल में आप इसको अपने जहन तक रखेंगे। यहाँ पर 4 लोग इकट्ठे होकर बात करेंगे, बस इतना ही हो सकता। सोशल मीडिया पर इस पर खूब सारे कॉमेंट्स होंगे, लेकिन आने वाला वक्त बहुत कुछ तय करेगा। या तो ये सियासत स्वच्छ होनी चाहिए या तो सब कुछ समाप्त होना चाहिए, इस इंतजार की तरह कि कैसे ये बसें वापस अब जा रही हैं। अब जरा ये पूरा घटनाक्रम समझिए। प्रियंका गांधी ने 17 मई को मजदूरों की मदद की पहल की। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में फंसे मजदूरों के लिए बस भेजने की बात कही। डीग तहसील के बहज यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस ने सैकड़ों बसें पहुंचाई थी। यूपी के मथुरा जिला प्रशासन ने बसों के प्रवेश को अनुमति नहीं दी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भी पहुंचे थे। 18 मई को यूपी सीएम ने बसों को सीमा में प्रवेश की अनुमति दी थी। 19 मई को कांग्रेस ने आगरा बीकानेर हाईवे पर बॉर्डर पर सैकड़ों बसें लगवाई। कई मंत्री, विधायक और आईसीसी के पदाधिकारियों ने बॉर्डर पर डेरे डाले, लेकिन एक बार फिर यूपी सरकार ने अनुमति नहीं दी। कांग्रेस नेताओं की यूपी प्रशासन से तीखी बहस हुई थी। कांग्रेस नेताओं ने धरना देकर विरोध भी जताया था। यूपी पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया था। पूरी रात सैकड़ों बसें ऊंचा नगला बॉर्डर पर खड़ी रहीं। 20 मई को भी इसी तरह पूरे दिन घटनाक्रम चलता रहा। सरकार के कई मंत्री, विधायक और नेता अनुमति का इंतजार करते रहे। शाम 4:30 बजे लंबे इंतजार के बाद सभी बसें वापस लौट आईं। मंत्री सुभाष गर्ग और भजनलाल जाटव ने पत्रकारों को सूचना दी। बॉर्डर पर खड़ी लगभग 500 बसों को वापस भेज दिया गया। बेहतर होता कि देश के बाकी मुख्यमंत्री भी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से कुछ सीखते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों की संवेदनाओं को महसूस किया और लगातार वे छात्रों और मजदूरों को लेकर संवेदनशील नजर आए। इतना ही नहीं, उनकी कोशिशों की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की थी। मजदूरों के भोजन से लेकर घर वापसी तक राजस्थान सरकार ने जो उदाहरण पेश किया, उसका अगर दूसरे मुख्यमंत्री भी अनुसरण करते तो शायद मजदूर इस दुर्दशा का शिकार नहीं होते। तो क्या कारण था कि लॉकडाउन 4 घंटे की नोटिस में कर दिया गया, तो जो प्लेन और ट्रेन में नहीं जा पाए वो कैसे जाते? आज वो सबसे बड़ी समस्या भारत सरकार के सामने, हमारे सामने जो है, वो इसीलिए बनी हुई है। इतना असंतोष उन लोगों में, इतना डिप्रेशन आ रहा है, इतना चिंताग्रस्त है, कोई सोच नहीं सकता। और राजस्थान के बारे में कह चुका हूँ कि राजस्थान प्रवासियों के जितने फोन आए हैं, हर व्यक्ति की मांग यही है कि हमें किसी प्रकार के आप राजस्थान बुलाइए, गांव भिजवाइए हमें। घर वापसी पर आमादा मजदूर बेबस ही निकल गए, लेकिन बसें देना है या नहीं देना है, इसकी चलेगी या उसकी बस चलेगी, बस चलेगी या नहीं चलेगी, नेता राजनीति के इसी गणित में उलझ कर रह गए। अब जरा दिल्ली नोएडा बॉर्डर की ये तस्वीरें भी देखिए। कांग्रेस नेता बॉर्डर पर बसें लेकर पहुंचे, लेकिन सीमा पर इन्हें रोक दिया गया। आप देख सकते हैं डीएनटी पे धीरे धीरे हमारी पूरी बसें आ रही हैं। जो हमें कहा गया था 1000 बसें हम गिन के वो कमियां निकालें, उन कमियों को पूरा करते हुए कांग्रेस पार्टी उनको 1000 बसें, प्रियंका गांधी जी का जो वचन है श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए, जिसके लिए प्रियंका जी ने योगी साहब का भी आभार व्यक्त किया है, एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट हुआ है, उस कमिटमेंट के साथ ये बसेस नोएडा में हम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद थमा नहीं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के सचिव पर केस दर्ज होने के बाद नोएडा में कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज मलिक समेत 20 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। कांग्रेस के अल्टीमेटम के मुताबिक
प्रियंका गांधी द्वारा भेजी गई बसें लौट गईं, लेकिन सियासत यहां से आगे चलेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भरतपुर से सुषमा पांडे, ऐश्वर्य प्रधान के साथ दीपक लवानिया की रिपोर्ट। क्या सिर्फ राजनीतिक श्रेय लेने के लिए मजदूरों की बेबसी को ताक पर रख दिया गया? 3 दिन का ये घटनाक्रम बेहद चौंकाने वाला है। 3 दिन का ये पूरा घटनाक्रम तो यही बताता है क्या हो जाता अगर जितनी बसें कांग्रेस ने दी वो मजदूरों के काम में ला दी जाती, लेकिन नियमों की भूल भुलैया में उलझाकर उन बसों को बैरंग लौटाया गया और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस वक्त हम यहीं पर हैं, बॉर्डर पर हैं। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बसों की पूरी लाइनें हैं, कई किलोमीटरों तक बसें यहाँ दिखाई देंगी। ऊंचा नगला जो बॉर्डर है हाईवे पर, वहां इन बसों को जमा किया गया है। लगभग 500 से अधिक बसों का दावा कांग्रेस कर रही है। बसें भले ही वापस लौट गई हों, लेकिन सियासत यहां से और तेज दौड़ेगी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या है, ये समझना जरूरी है। वास्तव में अगर यूपी सरकार चाहती तो बसें ली जा सकती थी, लेकिन बसों को मंजूरी देना और फिर लिस्ट में दी गई डिटेल के नाम पर बसों को रोक देना ये दिखाता है कि यूपी सरकार कांग्रेस को श्रेय नहीं लेने देना चाहती। हालांकि प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि भले ही वे अपना बैनर लगा लें, लेकिन बसों को अनुमति दें। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। ये सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से ही गरीबों और मजदूरों के हितों की बात करते आए हैं। कोरोना महामारी के बीच भी उन्हें सबसे ज्यादा चिंता थी कि कोई गरीब भूखा न सोए। इसके लिए उन्होंने लोगों तक खाना पहुंचाने की व्यवस्थाएं की थी। इसके अलावा जब यूपी सरकार ने कोटा से छात्रों को वापस बुलाने का आग्रह किया तो सीएम ने इसकी अनुमति देने में देर नहीं लगाई और लॉकडाउन के बीच यूपी से आई 300 बसों के द्वारा छात्रों को उनके घर पहुंचाया गया। लॉकडाउन को लेकर उनके निर्णय भी सरकार की क्षमताओं को दिखाते रहे। उन्होंने हमेशा ही गरीबों के हितों को राजनीति से दूर रखा है। लेकिन हर नेता अशोक गहलोत नहीं होता। लिस्ट में अन्य वाहनों के नंबर के साथ साथ यूपी सरकार ने बसों की फिटनेस का भी मामला उठाया था। एक ओर मजदूर बसों का इंतजार कर रहे थे तो दूसरी ओर यूपी सरकार नियम का खेल खेल रही थी। अब इसका जवाब दिया है राजस्थान के पर्यटन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने। उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने इन दोनों पर नियमों की जानकारी न होने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले कहते हैं आप बसें भेज दीजिए, हम अनुमति देंगे। उसके बाद कहते हैं कि साहब इनके पास फिटनेस नहीं है, इनके पास लाइसेंस की कमी है, इनके पास परमिट नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको भारत सरकार के कानून का ही पता नहीं है। वो भारत सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये आदेश मेरा नहीं है, मैं आपको आदेश की कॉपी दूंगा। भारत सरकार के परिवहन मंत्री के तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पूरे राज्यों में, पूरे देश में, आपको पता है 30 मार्च को एक आदेश जारी हुआ और उस आदेश के जरिए उन्होंने ये कहा भारत सरकार ने कि 1 फरवरी से लेकर 1 फरवरी तक जो भी फिटनेस प्रमाण पत्र खत्म हो गए हैं वो सब 30 जून तक बस का ड्राइविंग लाइसेंस, बसों की फिटनेस, कार की फिटनेस, किसी भी गाड़ी की फिटनेस, परिवहन को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट यदि वो 1 फरवरी तक खत्म हो गया तो 30 जून तक मान्य होगा। यूपी बॉर्डर पर मजदूरों को भेजने के लिए मंत्री और विधायकों का डेरा रहा, लेकिन कोई कामयाब नहीं। 4 बजे तक का वक्त था, 4:30 बजे रवाना करवाया, फिर भी थोड़ी देर और रुके, फिर आखिरकार अब बसों को रवाना किया जा रहा है। जुबेर खान साहब हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग है, वाजिब अली है और तमाम जो नेता हैं जिनमें मंत्री भजनलाल जाटव भी है और जोगेंद्र सिंह अवाना जो कि यहाँ के स्थानीय एमएलए वो भी मौजूद है। जुबेर खान साहब से बात करेंगे। खान साहब, क्या फैसला लिया अंततः?
देखिए, हमने पूरे प्रयास किए, हमारे नेतृत्व ने पूरे प्रयास किए कि यूपी की सरकार परमिशन दे दे उन गरीब मजदूरों को, गरीब लोगों को, प्रवासियों को जो बेचारे धूप में सड़क पे चल रहे हैं, इन गाड़ियों को परमिशन दे दे ताकि ये चले जाएं। फेसबुक के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील की है कि अभी भी समय है, आप इनकी हमदर्दी दिखाते हुए मजदूर प्रवासियों को घर तक पहुंचाने के लिए हमारी बसों को अनुमति दीजिए। ये बड़ी सरकार बेशर्म सरकार है उत्तर प्रदेश की, जो किसी भी हालत में परमिशन नहीं देगी, चाहे हमारी प्रियंका जी ने कितनी भी मार्मिक अपील उनके मुख्यमंत्री से की है। सूचना नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, जो कल की पोजीशन थी वो आज की पोजीशन है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम यहाँ से एंट्री नहीं करने देंगे, पूरा हमारा बॉर्डर सीज है। साधु का रूप उनका है और साधु हमेशा परोपकारी होता है, वो सेवा भाव में लगा रहता है, परंतु हर धर्मी के कारण कितने मजदूरों को ये बसेज लेके आती जाती, परंतु उनकी हरदर्मा के कारण आज तमाम जो मजदूर हैं वो आने जाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो 1000 बसों से लगभग 50,000 मजदूर एक दिन में अपने घर पहुंच सकते थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उन मजदूरों की मदद नहीं हो पा रही और पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने ये मदद रोकने का काम किया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दिन भर गहमा गहमी में बीता। प्रशासन को व्यवस्थाएं संभालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। आपसे समझा इसके बाद में, चूंकि जो जाम भी लगा था वो भी हट गया था और आज भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी स्थिति में उत्पन्न नहीं होने देंगे। मेयर जिला कलेक्टर महोदय जो है वो राउंड लेने आए हैं यहाँ पर। यहाँ शांति व्यवस्था है, जो किसी प्रकार का जाम नहीं है, ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चल रहा है, हमारे सब अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इन अव्यवस्थाओं के बीच लोगों का बुरा हाल था। यूपी के एक दिव्यांग ने आप बीती सुनाई। मैं कानपुर से आ रहा हूँ, सरकारी बस रोडवेज से आया था आगरा तक, आगरा से करावली से यहाँ पैदल आ रहा हूँ। अब अनुमति दी है साहब, उनको तो होता है जो उनको तो बैठा लेते, जो हमारे जैसे कौन बैठा रहा है। जो आप लोगों का सहयोग रास्ते से हमको मिला है उसमें किसी ने बैठा दिया है, ज्यादा पद का क्या बोलते हैं पुलिस वालों ने, उन्होंने बैठा दिया। कोई जैसे साहब लोग बोल रहे हैं हम छोड़ देंगे, ऐसे उन्होंने बैठा दिया हम। इन तमाम घटनाओं के बाद आखिरकार बसें वापस लौट गईं। मजदूरों पर राजनीति का एक अध्याय बंद हो गया, लेकिन इस अध्याय की स्मृतियां इन बेबस मजदूरों के जहन में लंबे समय तक अंकित रहेंगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भरतपुर से सुषमा पांडे, ऐश्वर्य प्रधान के साथ दीपक लवानिया की रिपोर्ट। हमारी ये खास पेशकश आगे भी जारी है। थोड़े से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो आप पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, उस पूरे घटनाक्रम के बीच हालात खराब रहे बसों के ड्राइवरों के। इनके सामने खाने के एक निवाले और प्यास बुझाने के लिए एक बूंद की समस्या रही। ड्राइवरों का हाल जाना हमारी सहयोगी सुषमा पांडे ने। ये जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं उनकी भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी लगातार कल से यहाँ पर बने हुए। इतनी गर्मी में हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा परेशानी आप लोगों को हो रही है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे, 2 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं, आगे क्या उम्मीद है? इन लोगों ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से खाना पानी मिला? पार्टी की तरफ से चल रहा है। कल रात को 12:15 बजे खाने का पैकेट आया है, कल दिन में आया था और कल तो व्यवस्था ठीक थी, कल पहला दिन था। आज की व्यवस्था ऐसी है, आधे स्टाफ को खाना मिल रहा है, आधे को नहीं मिल रहा है। कोई बाइक लेके भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, किसी को पीने को पानी है, किसी को नहीं है। अच्छा, क्या है क्या नहीं है, कौन क्या कर रहा है, किसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मजदूर वर्ग परेशान किया जा रहा है। अच्छा, मेन बात ये है। अच्छा, मजदूर परेशान है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या लग रहा है कि जल्दी से यूपी सरकार को खोल देना चाहिए ताकि आप लोगों को भी राहत मिल जाए और बाकी मजदूरों को भी राहत मिल जाए? हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे यूपी सरकार इसको खोलने वाली नहीं है। ये जबरदस्ती अपना राजनीति मुद्दा बना रहे हैं इसको। ये है अपना ये पब्लिक का ही शोषण हो रहा है हम लोगों का। ये नेता लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं, पब्लिक का शोषण कर रहे हैं। कोई कांग्रेस कहता है, कोई भाजपा कहता है, कोई कुछ कहता है, पर लेकिन यार ड्राइवर कंडक्टर इतने उनकी तरफ किसी ने कोई नहीं सोचा है। आज का दिन ऐसा ही रहा, किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया, आधे भूखे भटक रहे हैं, आधे प्यासे भटक रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हो टोटल? आप लोग कितनी बसें हैं? हमारी यहाँ पे 500-600 के लगभग बसें हैं। अच्छा, 500-600 बस पे लगा लो 1000-1100 स्टाफ पे हो जाता है। एक गाड़ी पे 2 स्टाफ है। अच्छा,
तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। हमारा जो मोटर मालिक है, प्राइवेट ऑपरेटर है, गाड़ियों के मालिक है, उनकी तरफ से ही कुछ व्यवस्था भी ऐसी चल रही है, ढीली पॉलिसी। हाँ, देखिए ये उन श्रमिकों के हम दर्द की बात कर रहे थे जिनको लाने के लिए यहाँ बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इनका भी दर्द छलक जाता है कि ये भी कितना ठगा सा महसूस खुद को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। आप लोग कम से कम अपना ख्याल रखिए, अपना मास्क तो लगाइए, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं इनको मास्क नहीं मिला है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती यहाँ दिखाई दे रही हैं, जिसकी बार बार अपील की जा रही है। लेकिन फर्स्ट इंडिया आपसे अपील करेगा कि एटलीस्ट जो सुरक्षा आपके हाथ में है आप उसे तो अपना ही सकते हैं। और आप लोगों से भी कि भैया थोड़ा दूर रहिए, मास्क लगाइए, मुंह ढक के रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं देखता, ना अमीर ना गरीब ना जात ना पात, वो किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन ये सियासत जरूर देखती है। सियासत मौका देखती है, माहौल देखती है और अपना नफा नुकसान देखती है। और ये जवाब अब जनता इनसे मांग रही है कि और कितना नफा नुकसान, किसका नुकसान और किसका नफा। फर्स्ट इंडिया के लिए मैं सुषमा अपने सहयोगी सोहन मीना के साथ। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।